नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। हमने बच्चों अभी तक देखा था किस तरह से बंगाल में कंपनी ने अपना विस्तार किया। इसके पश्चात उसने अपने आप को इसलिए तैयार किया कि अब हमें क्या करना है, कंपनी के साम्राज्य का और विस्तार करना है और कंपनी का जो है क्षेत्र और भी विस्तार करना है ताकि और भी राजाओं को जीता जाए और वहाँ से अधिक किसानों का शोषण करके अधिक से अधिक उनसे जो है कि कर वसूल करके कंपनी के अधिकारी अपना पेट भरें और कंपनी का भी लाभ हो। तो इस तरह से वो देखते हैं कि हम मैसूर को जीत लिया। हमने देखा मैसूर में जो है कि 4 बार उन्होंने संघर्ष किया, 4 बार उन्होंने आक्रमण किया और 2 बार तो वे पराजित हुए प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, और तृतीय और चतुर्थ में उन्हें विजय प्राप्त हुई और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में उन्होंने मैसूर को तो समाप्त ही कर दिया। अब मैसूर जब उन्होंने जीत लिया तो अगला उनका निशाना किस पर था? अगला उनका निशाना मराठा संघर्ष पर था। तो मराठों को वो किस तरह से जीतते हैं हम आज इसके बारे में देखेंगे। मराठों से संघर्ष। मुगल साम्राज्य मराठों से संघर्ष। मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे तथा उनका प्रमुख पेशवा होता था। अब बच्चों देखिए, हमने पहले ही बताया था कि मुग़ल सत्ता जब बस समाप्त होने लगी, जब वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, औरंगजेब जैसे ही मरा उसके बाद मुग़ल साम्राज्य टूटकर बिखरना शुरू हो गया। जब टूटकर वो बिखरना शुरू हो गया तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति टूट रहा होता है ना, तो चींटियों जो है कि अपना सर उठा के चलती हैं। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि इधर बंगाल में नया राज्य स्थापित हो गया, जो है मराठा नया राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद जो है कि गुजरात में नया राज्य स्थापित हो गया, अवध में नया राज्य स्थापित हो गया, मैसूर नया राज्य स्थापित, कर्नाटक नया राज्य, मतलब बहुत सारे नए शासक नए राज्य अपना क्या है शासन संचालित करने लगे। अब जब ये सत्ता धीरे धीरे ख़त्म होती गई मुग़लों की, तो इन्होंने अपने तरीके से शासन का संचालित किया। उसी में से पहला हम देखते हैं मैसूर को देखें, अब हम देखेंगे मराठों को। तो मराठों ने जो है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि मराठे बहुत सारे प्रभावशाली होते चले गए। शिवाजी का समय आया। शिवाजी ने बहुत ही संघर्ष के साथ आप देखेंगे कि किस तरह से औरंगजेब से वह मुकाबला करता है, संघर्ष करता है, और शिवाजी ने अपना जो एक छोटी सी जागीर, पुणे की जागीर से एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य का गठन करते हैं। तो शिवाजी बहुत ही अद्वितीय कौशल के व्यक्ति थे और अद्वितीय उनका जो है कि सैन्य संगठन था। इसी कारण से आप देखते हैं कि मुग़ल जब तक जो है शिवाजी जिंदा थे, कभी औरंगजेब की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दक्षिण भारत में आके शिवाजी से फेस टू फेस फाइट करे। उसकी इतनी हिम्मत औरंगजेब की हुई नहीं। जब वो शिवाजी मर गए तो उसको लगा कि अब जो है कि दक्षिण भारत में हमें विजय प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि शिवाजी जान लीजिए दीवार थे। ना तो वो औरंगजेब बीजापुर को जीत पा रहा था, ना गोलकुंडा को जीत पा रहा था। जैसे ही वो आक्रमण करता तैसे ही शिवाजी बीच में दीवार की तरह खड़े हो जाते और जो है कि मुग़ल सत्ता को दक्षिण भारत से भगा देते। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मुग़लों की जैसा ही पतन हुआ वैसे ही शिवाजी का और अधिक विकास हुआ। लेकिन शिवाजी आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 1680 में हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो इसके बाद उनका पुत्र जो है शिवाजी का पुत्र संभाजी आया। संभाजी को आप देखेंगे कि औरंगजेब मरवा देता है। इसके बाद राजा राम शासक बनता है। राजा राम को जो है कि औरंगजेब भगा के मारता है। कभी वो दक्षिण भारत में जाते हैं जिंजीबारा, तो कभी वो आते हैं मराठा पुणे में, कभी जिंजीबारा मराठा, मतलब वो दौड़ते रहते हैं। मतलब बस ये समझ लो कि जान बचाकर किसी तरह से उनके समय में अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। तो मराठे जब धीरे धीरे अपना शक्तिशाली हो रहे थे, उसी के बीच आप देखेंगे कि फिर पेशवा का शासन आता है। पेशवा के शासन में आप देखेंगे कि बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, ये सब धीरे धीरे शक्तिशाली होते हैं और ये मराठा शक्ति को एकदम पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। इतना शक्तिशाली मराठा साम्राज्य हो जाता है कि वो जो है दिल्ली तक पहुंच जाता है, पंजाब को जीत लेता है, उधर जो है कि पंजाब के क्षेत्र को जीत लेता है, फिर इधर उड़ीसा, बंगाल वगैरह से चौथ का मतलब होता है कि जिन राज्यों को वो पराजित कर देते थे उनकी सुरक्षा के लिए वो कहते थे कि हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हमको चौथ मतलब हमको
तुम्हारी जितनी आय हो रही है उसका 1/4 भाग हमें क्या है, हमें आपको कर के रूप में देना पड़ेगा, तो हम आपके राज्य की सुरक्षा करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो मराठों का जब साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया तो वो अपने जो है कि साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित कर दिए। एक तो नागपुर उसका मुख्यालय था, जिसका जो है कि मुखिया भोसले होते थे। एक बड़ौदा में था, ये गुजरात में है। ये गायकवाड़ यहाँ पर जो है शासन करते थे। इंदौर मध्य प्रदेश में है, होलकरों का यहाँ शासन था। और वहीं ग्वालियर था, यह भी आपका मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर सिंधिया सरदार रहते थे। अब ये सब जो है कि 4 क्षेत्रों में मराठा अपने आप को 4 राज्यों में एक तरह से कह लीजिए बांट दिया। तो उसका प्रमुख कौन होता था, पेशवा होता था। तो शासन का संचालन इस तरह से चलना शुरू हुआ। ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया, परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेना को 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई। हमने बताया कि मराठा शक्ति कहाँ पहुँच गई, पंजाब में पहुंच गई। पंजाब में उसने जो अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि नियुक्त था उसको उन्होंने मार के खदेड़ दिया। तो अहमद शाह अब्दाली को लगा कि यार जो है कि कैसे मराठा हमको पराजित कर सकते हैं। ये जो है अफगानिस्तान का शासक था, उसने तुरंत जो है कि अपनी सेना लेकर आया और सेना लेकर वो मराठाओं का पंजाब में पहले पराजित किया। पराजित करके वो पहले आ गया पानीपत तक। पानीपत का मतलब था कि अगर पानीपत का मतलब था कि अगर पानीपत जो युद्ध जीत लिया तो समझ लीजिए पूरे भारत को युद्ध में पराजित करके जीत लिया। तो मराठाओं के लिए प्रतिष्ठा का युद्ध बन गया कि नहीं, किसी तरह से इनको अहमद शाह अब्दाली को पराजित करके भेजना है। तो पानीपत का जब युद्ध हुआ तो उसमें आप देखते हैं कि मराठा बहुत बुरी तरह से पराजित हो गए और ये बात निश्चित हो गई कि अब कौन भारत पर शासन नहीं करेगा। क्योंकि कौन शासन नहीं करेगा, क्योंकि मराठे अब भारत पर शासन नहीं करेंगे। जो उनका सपना था कि हम पूरे भारत पर शासन करेंगे, उनका सपना उसी पानीपत के युद्ध में चकनाचूर होकर शीशे की तरह बिखर गया। पानीपत की पराजय ने यह बात जो है कि मराठों में या मराठा के लोगों के या सरदारों के बीच ये फैल गई कि मराठा शक्ति अब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कमज़ोर होती चली जाएगी। क्योंकि उनकी जो विस्तार कहते हैं ना, जो एक बार बढ़ता है, अगर बढ़ते बढ़ते चला गया तो आसमान छू लेता है, लेकिन अगर बीच में अगर कहीं कट गया नहीं तो अगर लड़खड़ा गया और अगर संभला नहीं तो समझ लीजिए कि वो फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तो यही हुआ मराठों के साथ। जब उनमें ये लगने लगा कि नहीं अब ये साम्राज्य टूटकर बिखरने लगेगा, तो कहीं नागपुर के भोसलों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अपने आप को स्वतंत्र होकर शासन करने लगे, इंदौर के होलकर और ये ग्वालियर के सिंधिया। अब ये क्या करते थे कि स्वतंत्र होकर जो शासन करने लगे, अब ये चारों आपस में लड़ने भिड़ने लग गए कि नहीं हमारा जो वर्चस्व अधिक हो, हमारा वर्चस्व अधिक हो, हमारा वर्चस्व अधिक हो। तो इससे क्या हुआ कि जो बाहरी शक्ति थी उनको इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। भाई जब घर के 4 लोग अगर लड़ रहे हैं तो बाहर का जो व्यक्ति होता है वो किसी को चढ़ाता है कि अरे तुम ऐसा हो, अब पकड़ के चारों को मारो, जो है हम तुम्हारे साथ हैं पीछे से। अंग्रेज़ों ने यही मराठों के साथ भी किया। तो आप फिर आगे देखिए, मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि अंग्रेज़ों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिला। हमने बताया ना कि चारों लड़ रहे थे पेशवा पद के लिए, सब लड़ाई करना शुरू कर दिए कि हमको हमारा प्रधानमंत्री हो या हमारे संरक्षक का प्रधानमंत्री हो। जब प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई स्टार्ट हो गई तो ये हुआ कि भाई अगर जो भी व्यक्ति मजबूत होगा वो क्या करेगा, पेशवा बनेगा। तो इसलिए जब संघर्ष स्टार्ट हो गया तो अंग्रेज़ धीरे से पीछे से किसी एक जो है, चाहे भोसले का समर्थक कर देते थे, चाहे सिंधिया का कर दिए, चाहे पेशवा का ही कर दिए। तो वो जब पेशवा का समर्थक जो पुणे में शासन कर रहा था उसका ही समर्थक कर देते थे। अब जब उसका समर्थन कर देते थे तो वो जो है कि प्रभावशाली हो जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास तोपें थी, बंदूक थी, उनकी नियंत्रित सेना थी। वो कहावत है ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की। तो अंग्रेज़ों की सेना उस समय लोहार की ही सेना थी कि जहाँ वो पैर जमा देते थे उनको उखाड़ फेंकना भारतीय सेना के लिए बहुत मुश्किल था। तो आप देखेंगे कि इस तरह से मराठों ने क्या किया, मराठों ने अंग्रेज़ों की शरण लेना शुरू कर दिया कि भाई अब हमको बचाइए आप। तो अब 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। लड़ाई स्टार्ट हो गई।
लड़ाई इसके लिए हो गई कि कौन पेशवा बनना चाहेगा। पेशवा मतलब होता है कि वहाँ का शासक, एक तरह से शासक तो नहीं कह सकते, इस तरह से आप समझिए कि जैसे साहू था, साहू जो है वो राजा होता था, मराठा साम्राज्य का राजा साहू था। उसने अपना प्रधानमंत्री या सलाहकार कह लीजिए वो नियुक्त किया था, जिसे हम पेशवा बोलते थे। तो पेशवा ही सारे साम्राज्य के युद्ध कहाँ हो रहा है, कहाँ कितना कर लगाना है, किन अधिकारियों को नियुक्त करना है, क्या करना है, सारा काम वही करता था। बस केवल राजा जो है उसको अनुमति दे रहा था। तो माधव राव जो है बड़ा शक्तिशाली और पावरफुल किंग था। तो उसकी जैसे ही मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका चाचा जो है रघुनाथ राव रहता है, वो सोचता है कि हम क्या करें कि मराठा का पेशवा बन जाए, क्योंकि वो उम्र में भी बड़ा था और वो चाह रहा था कि हम पेशवा बन जाएं। लेकिन मराठों में एक प्रथा थी कि जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तो उसका पुत्र ही पेशवा बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति चाचा हो, भतीजा हो, वो पेशवा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। अपने भाई के बेटे, और भाई का बेटा मतलब माधव राव के बेटवा जो नारायण राव था उसको मरवा दिया कि भाई अगर ये समाप्त हो जाएगा तो गद्दी का वारिस कौन हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा, क्योंकि बेटा तो समाप्त हो गया, अब इसका कोई बेटा है नहीं, तो कौन पेशवा बनेगा, मैं बन जाऊंगा। लेकिन वो सफल हुआ नहीं। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। देखिए क्या हुआ, माधव राव जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका पुत्र कौन था, नारायण राव, वो गद्दी पर बैठा। लेकिन गद्दी पर बैठने से पहले ही आप देखेंगे कि रघुनाथ राव जो माधव राव का भाई रहता है और नारायण राव का चाचा रहता है, उसने क्या किया कि नारायण राव को मरवा दिया। अब जब नारायण राव को मरवा दिया तो मराठाओं में ये संदेश गया कि ये तो बहुत कमीना आदमी है या दुष्ट आदमी है। तो मराठों ने जो है कि उसको रोकने के लिए क्या किया कि नारायण राव का पुत्र बहुत ही नवजात था, मतलब कम ही उम्र का था, उसको शासक बना दिया। और शासक बनाकर उसकी सुरक्षा और संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन कर दिया। और मराठों ने क्या किया कि नाना फडणवीस को उसका संरक्षक बना दिया, कि कहा कि आप जो है कि इस बच्चे के मातहत जो है कि आप शासन का संचालन करेंगे। जैसे होता नहीं कि जैसे कोई मान लीजिए कोई लड़का है तो हम उसको संरक्षण दे देते हैं, तो ये होता है कि उसका जो भी काम होगा, जो भी उसकी व्यवस्था होगी, वो क्या है, मैं करूँगा। तो उसी तरह से नाना फडणवीस ये कह लीजिए कि उसके जो है वारिस के रूप में सारा जो भी निर्णय साम्राज्य का था वो लेना शुरू कर दिए। तो अब रघुनाथ राव का क्या हो गया, रघुनाथ राव की किरकिरी हो गई, उसको लगा कि यार ये तो और गड़बड़ मामला हो गया। तो रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। कहाँ गए भैया, भाग के चले गए अंग्रेजों के यहाँ। इनको पता हो गया कि अब नाना फडणवीस आ गया है तो सत्ता तो अब हमको मिलेगी नहीं। अब एक ही रास्ता है, या तो नाना फडणवीस को हरा कर और फिर जो है कि नारायण राव के पुत्र को, जिसका नाम क्या था, नवजात पुत्र नारायण राव का नवजात पुत्र माधव नारायण राव था, उसको अगर हम मरवा दें तो हमें क्या हो जाएगी, गद्दी मिल जाएगी। तो रघुनाथ राव जो है कि कहाँ चला गया, अंग्रेजों की शरण में जाके चला गया और अंग्रेजों से कहा कि भाई हमको सहायता कीजिए, अगर आप सहायता करके अगर हमें पेशवा बना देंगे तो आपको धन देंगे, आपकी सेना हम अपने यहाँ रखेंगे, उसका खर्च देंगे, उसका भरण पोषण देंगे, और आपको भी खूब जो है कि अधिकारियों को बताया कि हम आपको इतना इतना पैसा आपको क्या करेंगे, उपहार में देंगे, और आप जो है कि लालम लाल हो जाएंगे। तो अधिकारियों की भी आंखें चौधी आ गई और उनको समझ आया कि हाँ बात तो ये ना जो है कि रघुनाथ राव सही कह रहा है और ये अवसर भी है कंपनी का जो है कि विस्तार हो जाएगा। वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे, अंग्रेज इसके लिए तैयार बैठे थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों के सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता ना मिल सकी। मराठा भले से कमज़ोर हो गए थे लेकिन मराठे अभी टूटे नहीं थे। कहते हैं ना कि अनुभवी व्यक्ति बूढ़ा तो हो सकता है लेकिन वो क्या हो जाता है, कमज़ोर नहीं हो सकता। इसी तरह से मराठे थे, मराठे भले से ही पानीपत के युद्ध में पराजित हो गए थे लेकिन इतनी औकात किसी विदेशी शक्ति की नहीं थी कि वो अभी मराठों का पत्ता भी हिला सके।
अंग्रेज लड़ तो पड़े नाना फडणवीस के जो है कि लालच में, लेकिन जब वो लोहा लेने लग गए तो नाना फडणवीस बहुत कुशल और बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसने इस तरह से सैनिक संगठित किए और इस तरह से युद्ध किया और मराठा जो है कि नारा देकर कि अंग्रेज़ों को क्या करना, खदेड़ के बाहर कर दिए। अब अंग्रेज़ जो है कि उनको सफलता नहीं मिली तो अंग्रेज़ों को बड़ा बुरा लगा कि यार हम लड़े और हमारा जो है घाटा भी हुआ, अंग्रेज़ों का बहुत घाटा हुआ। उनके जो है कि सैनिक मारे गए, उनकी हथियार की क्षति हुई, बहुत सारा क्षति हुई, लेकिन उनको मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू। अब अंत में सालबाई नामक स्थान पर 1782 में दोनों के बीच संधि हो गई। इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। अब देखिए ये युद्ध कब हुआ, 1775 में स्टार्ट हुआ और ये 1782 में जाके 7 वर्ष में सालबाई नामक स्थान था, वहाँ पर ये संधि समाप्त हुई। संधि में ये हुआ कि भाई चलिए जो है कि जो क्षेत्र आप जीते हुए वो आप ले लीजिए, जो क्षेत्र हम जीते हुए हैं उसे हम छोड़ दे रहे हैं। और इसके बाद ये हुआ कि जो नारायण राव का पुत्र है माधव नारायण राव, उसको क्या है पेशवा स्वीकार कर लिया जाए और जो है वो शासन का संचालित करे। अब अच्छा 1800 ईस्वी तक पेशवा का संरक्षक कौन बना रहा, फडणवीस बना रहा। वो समझ लीजिए कि एक तरह से परछाई की तरह माधव नारायण राव के पीछे लगा रहता था और उसको संरक्षण दिए रहता था। लेकिन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई और यही मृत्यु नाना फडणवीस की समझ लीजिए कि मराठों के लिए काल बन के चला आया, क्योंकि मराठाओं को जो नियंत्रित कर रहा था, मराठाओं को जो अभी शांत किए हुए था वो नाना फडणवीस था। जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु हुई तैसे मराठा फिर अपने जो है कि जो वो चार जो बताए भोसले, सिंधिया, गायकवाड़, ये सब फिर आपस में लड़ना शुरू कर दिए। फिर सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। मराठों ने वेलेस्ली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। सिंधिया ने कहा कि हम सबसे हमारा साम्राज्य बड़ा है, हमारा शासक बढ़िया है, तो हम जो है कि मराठाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। होलकर कह रहा था कि हम तुमसे पीछे कहाँ हैं, हम भी करेंगे। तो पेशवा की समस्या बड़ी बढ़ गई कि यार पेशवा बाजीराव द्वितीय कहा कि यार असल में जो मराठा शासन का संचालन कर रहा है वो तो मैं कर रहा हूँ और तुम लोग झूठे का दावा कर रहे हो। तो इस तरह से संघर्ष बढ़ता चला गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया और होलकर थे ये यहाँ के इंदौर के, उन्होंने एक दिन आक्रमण किया और आक्रमण करके बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया। अब पूना की पेशवा का वारिस कौन हो गया, ये हो गया होलकर। होलकर ने कहा कि अब हम जिसे पेशवा बनाएंगे वो पेशवा बनेगा और जिसे हम नहीं चाहेंगे वो पेशवा नहीं बनेगा। पुणे पर अधिकार कर लिया जहाँ पेशवा बैठता था, जहाँ पेशवा की राजधानी थी। पेशवा बाजीराव ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली। पेशवा फिर कहाँ गया, भागकर कहाँ गया, अरे यही पेशवा था, ये जानते हैं, ये नारायण राव का ये रघुनाथ राव का पुत्र था। ये जो बाजीराव द्वितीय है ये वही जो है रघुनाथ राव का पुत्र था, जो जब जो है प्रथम आंग्ल मैसूर पेशवा बाजीराव द्वितीय यह वही व्यक्ति है, रघुनाथ राव का पुत्र था। और ये रघुनाथ राव वही है जिसके कारण जब वो अंग्रेजों की शरण में गया था तब 1775 से 1782 का अंग्रेजों और मराठों से संघर्ष हुआ था। और उसका पुत्र कौन था, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय भी भागकर कहाँ गया, अंग्रेजों की शरण में चला गया। और अंग्रेजों की शरण में आते ही अंग्रेजों ने कहा आइए हम आपका हार्दिक स्वागत करें, आपके पिता को भी हमने संरक्षण दिया था, आपको तो संरक्षण देंगे ही, हम तो आपके क्या हैं, हमारे आपसे पुराने रिश्ते हैं। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया। सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। जैसे ही इस एग्रीमेंट पर बाजीराव द्वितीय ने सहायता की कि हाँ अंग्रेजों की सहायक संधि हम स्वीकार करते हैं, हमने ऊपर भी पढ़ाया हुआ है कि उसके ऊपर ये जो है कि शर्तें लाद दी गई। पहले शर्त थी कि आपको सेना रखनी पड़ेगी, किसकी सेना, अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ेगी। आपको एक रेजिडेंट रखना पड़ेगा जो
पूरे आपके प्रशासन में जो भी आपकी गतिविधियाँ हैं उस पर नज़र रखेगा। आपको सेना का खर्च देना पड़ेगा, सेना का रखरखाव देना पड़ेगा। आपको किसी देश से अगर या किसी पड़ोसी राज्य से अगर संबंध बनाना है, युद्ध करना है, तो बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के नहीं कर सकते। पेशवा बाजीराव दूती फंस गया। उसको लगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अब पेशवा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, क्योंकि भाई भले से ही पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है वो सहायक संधि स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको भी लगा कि ये बहुत गलत हो गया। और इससे जो है कि भोसले और जो होलकर थे वो दोनों नाराज हो गए कि तुमने ये सहायक संधि, तुम्हारी औकात कैसे हुई कि तुमने सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो परंतु भोसले और सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के विरुद्ध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का क्या था, गवर्नर जनरल था। अब गवर्नर जनरल होने के कारण जो है कि भोसले और सिंधिया ने उन्होंने विरोध कर दिया कि उन्होंने कहा कि बाजीराव द्वितीय से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें शर्म नहीं है कि जो है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने इतना जो है कि संरक्षित करके मराठा साम्राज्य बनाया था, तुमने सहायक संधि बनाकर तुम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। और इस गुलामियत को भोसले और होलकरों ने नहीं सही और उन्होंने विरोध कर दिया। और जब वो विरोध कर दिए तो लॉर्ड वेलेस्ली इतना चालाक और चतुर जो है व्यक्ति था, उसने भोसले और सिंधिया को साइड में कर दिया, पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश कर दिया। सिंधिया को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि तथा भोसले को अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि करनी पड़ी। अपमानजनक, यहाँ तक कि उनको अपमानजनक संधि करनी पड़ी और अपने राज्य का बहुत सारा हिस्सा किसको देना पड़ा, अंग्रेजों को दे देना पड़ा, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं था। क्योंकि उनके पास अब कोई शिवाजी नहीं बचा था कि जो उनको संरक्षण दे सकता था, या तो अब कोई मुगल शासक नहीं बचा था जो उनको संरक्षण देता, क्योंकि वो अब पराजित हो चुके थे। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने अपने अपने राज्यों में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। अंग्रेज रेजिडेंट का मतलब ही था कि एक अधिकारी होता था जो पूरे प्रशासन की सारी व्यवस्था की वो क्या करता, देख रेख करता था। अगर वो अंग्रेजों के अनुकूल हुआ तो कहता था करो, अगर प्रतिकूल हुआ तो तुरंत जो है कि गवर्नर को खबर करता था कि ये गलत कर रहा है, इसको रोको, तो वहाँ से वो रुक जाता था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर किसके पक्ष में चला गया, अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध 1804 से 1805 छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज सफल रहे। दोनों के बीच राजपुर घाट की संधि हुई। होलकरों को भी अभी तो भोसले को पराजित किया और फिर सिंधिया को पराजित किया, भोसले को भी पराजित करके राजपुर घाट की संधि की और उसका भी कुछ बहुत सारा क्षेत्र अंग्रेजों ने छीन लिया। अब बचा कौन, केवल पूना का बाजीराव द्वितीय बच गया, क्योंकि उसके जितने भी अंग थे, कह लीजिए उसके जितने भी अंग थे, हाथ थे, वो हाथ पैर किसने, अंग्रेजों ने काट दिया। हाथ पैर कौन था, जो है कि इंदौर का होलकर था, ग्वालियर का सिंधिया था और बड़ौदा का गायकवाड़ था, ये उसके हाथ पैर थे मराठों के, उनको अंग्रेजों ने समेट दिया। अब क्या बचा, केवल शरीर बच गया मराठों का जो पूना में निवास करता था। यद्यपि मराठों की शक्ति कमज़ोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी में थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिमेंट तथा नागपुर स्थित रेजिमेंट पर आक्रमण कर दिया। पेशवा को भी लगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, हमारी जो है सत्ता चली जाएगी। तो पूना का जो सहायक संधि स्वीकार किया हुआ था बाजीराव द्वितीय ने, उसने अंग्रेज के जो अधिकारियों का कार्यालय था, रेजिडेंट था, वहाँ पर आक्रमण कर दिया। और इसी तरह से आप देखेंगे नागपुर के भोसले ने जो है कि रेजिडेंट पर आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण कर दिया तो युद्ध तो छिड़ गया। यह मराठों तथा अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी के नाम से प्रसिद्ध है। अब ये जो है कि चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया, क्योंकि अब मराठों ने किस पर आक्रमण किया, अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण करके अंग्रेजों को चुनौती दे दी कि हम आपकी सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि आपको तो स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो अभी क्या है, प्रभावशाली हैं। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गया।
अब देखिए, मराठा सम्मिलित रूप से सबको इन्होंने एक तरफ से दौड़ा दौड़ा के मारा, सबको इन्होंने पीटा और इस तरह से मराठे पराजित हो गए। जो राज्यपुर थे अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उसके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। उन्होंने पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया कि पेशवा होगा ही नहीं, इसकी झंझट ही नहीं रहेगी। ये सब किसके अब अधीन चलेंगे? जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है वो कहेगा, वैसे शासन का यहाँ पर संचालन होगा। इसके अलावा कोई पेशवा का पद नहीं होगा। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपये वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया गया। वही बाजीराव का पुत्र नाना साहब थे, जो कानपुर में से जो है कि 1857 जब क्रांति हुई थी उसमें विद्रोह उन्होंने किया हुआ था। तो यही बाजीराव को 8 लाख रुपया, सोचिए कि जिसके पास लाखों का या करोड़ों की जो है कि आय होती थी, आमदनी होती थी, जो पूरे मराठा साम्राज्य पर सिर ऊंचा करके राज्य करता था, उसे अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना के छोड़ दिया। उसको अपनी अधीनता में छोड़ दिया कि 8 लाख रुपये हम आपको देंगे और आप क्या करिए, आप जाके बिठूर में कानपुर के पास है, वहाँ पर आप आराम से अपने अंतिम समय बिताइए और आपका साम्राज्य हम क्या कर रहे हैं, छीन ले रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके पूरे मराठा साम्राज्य को समाप्त कर दिया। बच्चों नमस्कार, आप कल पढ़ेंगे।